एक्सप्रेस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल चल रही है और बड़ी खबर दिल्ली में इस वक्त निकलकर सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने उपराज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा और अब दिल्ली की नए मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। आज सुबह जब आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया, लेकिन इसमें भी क्लॉज लगे हुए हैं। आतिशी ने जब आज बात की और उन्होंने अपना एक तरीके से बयान दिया इस विधायक दल की बैठक के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ चुनाव तक मुख्यमंत्री रहूंगी, असली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। मैं सिर्फ कार्यभार संभाल रही हूं, काम करूंगी, लगन से करूंगी, लेकिन जो असली काम है वो अरविंद केजरीवाल करेंगे। इसको लेकर जाहिर तौर पर राजनीति होनी थी। बीजेपी ने कई तमगे अभी से देने शुरू कर दिए हैं। एक तरीके से कभी वो कह रहे हैं बैसाखी सरकार है, कभी कह रहे हैं सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे। तो इस तरह से दिल्ली सरकार को लेकर असमंजस की स्थिति जो अभी तक एक बनी हुई थी, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो मुमकिन है कि बातें हो रही थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से ध्यान जो है वो चुनाव पर लगाएंगे, पार्टी को आगे ले जाने पर लगाएंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिए थे कि अब वो पंजाब में भी देखेंगे कि सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आतिशी, आखिर उनका योगदान क्या रहेगा? उनको बनाकर किस तरह का चुनावी दांव खेला है अरविंद केजरीवाल ने? इन सभी मुद्दों पर, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इस दांव के पीछे का जो दांव है, जो राजनीति है, जो रणनीति है, वो आखिर है क्या? तो आज जरा उसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही पल पल, क्योंकि खबर लगातार आगे बढ़ भी रही है, एलजी से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल मुमकिन है कि मीडिया से बात भी करेंगे। वो तमाम खबरें हम पल पल आपको दिखाते भी रहेंगे अपने इस शो में, लेकिन सबसे पहले आज सुबह से अब तक जो बयान आए, जो तस्वीरें आई, उन पर नजर डालते हैं। मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। समझ लीजिए चोर डकैत का चेहरा बदल जाए तो वो चोरी डकैती तो कम नहीं होती, इसलिए दिल्ली के लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बने। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मार्लेना का फैमिली था। इसका जवाब कौन देंगे? नाखून काट करके शहीद होने के लिए ये सब हथकंडा अपनाया है कि देखो मुझे जेल भेज दिया गया, मुझे ईमानदार साबित करो। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अभी हालांकि वो बाहर नहीं निकले, हमारे कुछ सहयोगी भी लगातार, क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां और राजनीतिक
उठा-पटक चल रही है, उन सब पर नजर बनाए हुए हैं, उनके पास भी हम आपको लेकर चलेंगे। पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका रुख करती हूँ। हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवम छाबड़ा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, जो कि समर्थक है कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय त्रिवेदी जी भी आज जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत घनेंद्र भारद्वाज जी, ये जो बैसाखी सरकार कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है एक तरीके से मतलब सुपर सीएम तो अरविंद केजरीवाल रहेंगे, खड़ाऊ सरकार है, ये बीजेपी ने कह दिया है। सच्चाई क्या है? देखिए, बैसाखी सरकार तो वो होती है जो 240 पे चल रही है। 272 चाहिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए, लेकिन 240 पे सरकार चल रही है, वो बैसाखी सरकार है। हमारी सरकार तो एब्सोल्यूट मैंडेट वाली सरकार है। 70 में से 62 सीटें दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को दी थी, जो दिल्ली में चल रही है। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का कैरेक्टर किस तरीके का रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाके काम करूंगा, गरीब लोगों के लिए काम करूंगा। उन्होंने वहां पे काम करना शुरू करा। तब अरविंद केजरीवाल को ये नहीं पता था कि वो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ये 2000 की बात है। सरकारी नौकरी छोड़ दी, और जब अरविंद केजरीवाल जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, अगर उन्हें करप्शन करना होता, भ्रष्टाचार करना होता, तो उनके पास बहुत ऑप्शन थे। लेकिन उन्होंने दिल्ली के लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया, और लगातार जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली में गरीब के बच्चे के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करने में लग गए, दिल्ली में गरीब के बुजुर्ग के अच्छे इलाज की व्यवस्था करने लग गए, महिलाओं को किस तरीके से एम्पावर करना, उसके लिए उन्होंने महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा शुरू कराई, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा। तमाम ऐसे जन कल्याणकारी कार्य अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में हुए। अरविंद केजरीवाल जी जैसे ईमानदार आदमी के ऊपर जब कोई उंगली उठाता है, जब कोई उन्हें करप्ट बताता है, तो उनको वो पीड़ा हुई। ऐसा लांछन लगा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कि उन्होंने जब 150 से ज्यादा दिन जेल में रहे, तो उनको लगा कि मेरे ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाया, अब अगर इल्जाम लगाया तो मैं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ूंगा, मैं भी अग्नि परीक्षा दूंगा, लोगों के बीच में जाएंगे। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता फैसला लेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लोग मुझे जब तक दोबारा चुन के नहीं भेजेंगे, मैं मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करूंगा। और आज जो आतिशी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अनऑफिशियली ना, नहीं, वो तो आतिशी जी ने भी कहा है, आतिशी जी ने भी कहा है कि दिल्ली के लोगों के जो काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शुरू कर दिए, जो उनका विजन है, जो उनकी जन कल्याणकारी नीति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से लगातार इस प्रयास में है कि दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली खत्म कर दो, दिल्ली के लोगों का फ्री पानी खत्म कर दो, महिलाओं की फ्री में बस यात्रा खत्म कर दो, स्कूल और अस्पताल के काम रोक दो। हम ये काम रुकने नहीं देंगे। इसमें आगे बढ़ेंगे, 1 घंटे का शो है, अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं एलजी के पास, जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने पहुंचे, एक बार जरा उसका रुख करते हैं मुकेश का, उनके पास चलते हैं। मुकेश, इस्तीफा सौंप दिया है? बिल्कुल रीमा, अब से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया, और आतिशी ने नई सरकार बनाने के लिए यहां पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। लेकिन क्या ये कौतूहल की स्थिति खत्म होगी? क्योंकि जो पार्टी में डैमेज हुआ, जो अरविंद केजरीवाल की वजह से पूरी आम आदमी पार्टी की जो छवि धूमिल हुई, क्या आतिशी उसको दोबारा से वापस ला पाएंगी? इस पर सभी की निगाह होंगी। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले गोपाल राय थे, सौरभ भारद्वाज थे, आतिशी खुद यहाँ मौजूद थी, और भी उनके साथ के सहयोगी विधायक जो थे, कैबिनेट के मिनिस्टर, वो यहाँ पर मौजूद थे। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ मीडिया का जमावड़ा है। और अब से कुछ ही देर पहले आतिशी भी यहाँ से निकली हैं, उससे कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल रहा है, सभी यहाँ से जा चुके हैं, और सब अब जा करके जितनी जल्दी उनको सरकार गठन करने का मौका मिलेगा, दोबारा वो कोशिश करेंगे कि कैसे इस पार्टी को आगे लेकर के जाया जाए। लेकिन जो आतिशी आरोप लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी पर, क्या वो आरोप साबित कर पाएंगी? क्या वो इस बात को कह पाएंगी कि पाक साफ थे, जिस तरह से वो कह रही थी केजरीवाल को? क्योंकि आबकारी नीति में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और कई शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। ऐसे में क्या अपनी डैमेज को अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो ठीक है मुकेश, क्योंकि लगातार गतिविधियां बदल रही हैं, आपके पास दोबारा से आएंगे। लेकिन मैं अब शिवम छाबड़ा आपका रुख करना चाहूंगी। इस्तीफा नहीं दे रहे थे तब भी राजनीति आप लोग कर रहे थे, इस्तीफा दे दिया
तो अब आतिशी खड़ाऊ सरकार है या कौन सी सरकार है, अब उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब कहीं तो जीने दीजिए ना इनको भी। जी 150 दोनों पर राजनीति नहीं, कोई राजनीति का सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल इस राजनीति के अंदर मोरालिटी का है। जिस वोट बैंक की राजनीति की चिंता अरविंद केजरीवाल साहब करके आए थे, जो लगातार बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि साहब उन पर 1 रुपये का आरोप लगाएंगे तो तुरंत इस्तीफा देंगे, 150 दिन लग गए भाई। 150 दिन बाद उनको जिस प्रकार से घरेंद्र भाई बोल रहे, उनको पीड़ा हुई। 150 दिन दिल्ली के विकास की जो गति है आपने 150 दिन थाम दी और उसके बाद आप बोल रहे हैं उनको पीड़ा हुई। अरे काय की ड्रामेबाजी मेरे भाई, सीधी सीधी बात कीजिए, ऐसी क्या बात है। और मैं फिर कह रहा हूँ, उनका इस्तीफा जो है निश्चित रूप से इस बात का स्वीकार उनका करने का है कि साहब कहीं ना कहीं दाल में क्या, दाल ही काली है। दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। कैसे? कहीं ना भाई ये तो कोर्ट बताएगा, कोर्ट नहीं आपको जेल में डाला। तो आप ही लोग मांग रहे थे ना, इस्तीफा तो हम तो उनको इस्तीफा तो उनको पहले दिन देना चाहिए था भाई। हाँ। सरकार के मुखिया थे, सरकार के मुखिया होने के नाते आपकी नाक के नीचे से भीषण भ्रष्टाचार हो गया, दिल्ली को आपने शराब की नगरी बना दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये किसी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन दिल्ली का जो नुकसान हुआ उसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। ये इमोशनल बातें बहुत अच्छी लग रही हैं अभी कि साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे, ऐसा रहेंगे, वैसा रहेंगे। अरे भाई, दिल्ली के रेवेन्यू का जो लॉस हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के अंदर में घर घर जाके शराब आपने जो परोस दी है, जो दिल्ली के कल्चर का नुकसान किया है, उसका जिम्मेदार कौन है? अरविंद केजरीवाल। उसका जवाब देना। ठीक है, उसका जवाब क्यों नहीं देते? वो तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, कोर्ट का ऑर्डर आ ही रहा है। लेकिन मैं विजय जी एक बार आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अभी जो जवाब दिया शिवम छाबड़ा ने, उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। तो ये मास्टर स्ट्रोक लग रहा है आपको? देखिए, अरविंद जी ने तो मास्टर स्ट्रोक के हिसाब से इस कदम को उठाया है, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो थोड़ा मुझे बताएगा कि शॉक में भी है कि भाई ये क्या हो गया। उनको लग रहा था कि इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन अरविंद जी की पीड़ा जो है 150 दिन बाद महसूस हुई उन्हें खुद, 170 दिन बाद, कि जब वो इस्तीफा दिया। मॉरलिटी की जो बात लगातार हो रही थी, दो चीजें समझ लीजिए कि अरविंद जी ने क्यों इस्तीफा दिया, जो मैं समझता हूँ उसका कारण। यदि नैतिकता की बात करें कि नैतिकता पर आधार पर दिया है या जो भी मॉरलिटी की वजह से दिया है, तो आप सोचिए जब से ये मामला शुरू हुआ उसके बाद से 9 बार, क्योंकि अरविंद जी की एक क्रूसेडर की इमेज रही जब से उन्होंने अन्ना आंदोलन के साथ शुरू किया। तो जब ईडी का संबंध पहली बार आया तो सब लोगों को लगा कि अरविंद जी सामने आ जाएंगे और कहेंगे आइए आमने सामने बात करते हैं, बोलिए क्या सवाल के जवाब है। लेकिन उन्होंने 9 बार ईडी के संबंध को डॉज किया, ठीक है, और उसके बाद वो उसमें पेश हुए हैं। उसके बाद सरकार जेल में जाने से बचने की जो कोशिश होती है, लीगल होती है, वो सब ठीक है, वो हुआ। और उसके बाद वो 150 दिन जेल में रह लिए, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। अभी क्या हुआ कि उनको लगा, जो मुझे जानकारी है, कि पार्टी की तरफ से अरविंद जी को उम्मीद थी, जैसे अभी जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा। यदि आपको याद हो, पहले जब वो जेल गए थे तो लग रहा था कि भाई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता तो छोड़ दीजिए, वैसे दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किया तो उनको उम्मीद होगी कि दिल्ली की जनता भी आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आएगा उनके सपोर्ट में और विरोध करेगा, लेकिन वो नहीं दिखाई दिया। फिर जब जेल से बाहर आ गए और उन्होंने अनाउंस किया कि मैं इस्तीफा दूंगा, तो 2 दिन का समय इसलिए दिया कि लगे कि भाई सब लोग आ जाएंगे और कहेंगे भैया आप मत इस्तीफा दीजिए साहब, आपके बिना पार्टी कैसे चलेगी। लेकिन वो माहौल भी नहीं बन पाया। दूसरा, उससे उनको लग रहा है कि लगातार जो उनकी एक क्रेडिबिलिटी थी, क्रेडेंशियल से, उसमें कमी आ रही है। कहीं ये ना हो कि इसका असर चुनावों में भी आ जाए। तो एक ये बड़ा काम, जो आदमी, वो मैं कई दिन से वो आजकल ढूंढ रहा हूँ, नीली वैगनार, वो सर्विस पर गई है कि कहाँ है, तो वो हमने भी नहीं देखी, बहुत दिनों से देखने में आई नहीं है, वो कहाँ है नीली वैगनार। तो 10 साल की उम्र है पूरी। इमेज मेकओवर के लिए ये फैसला किया गया, और ये तो साफ है कि नाइट वॉचमैन के तौर पे आतिशी जी को लाए हैं। वो तो खुद आम आदमी पार्टी कह रही है, खुद आतिशी जी ने कहा कि भाई मैं चुनाव तक रहूंगी। तो नाइट वॉचमैन होता ना, बड़े बैट्समैन को शाम को मत उतारिए, शाम का मैच खत्म हो जाए उसके बाद अगले दिन सुबह लेकर आए, तब नाइट वॉचमैन। इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि इस 150 दिन का नुकसान ये हुआ कि दिल्ली की जनता के जो काम होने थे वो काम नहीं हुए, वो सबसे महत्वपूर्ण बात। ठीक है विजय जी, 1 मिनट आपको रोकूंगी मैं। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक खुशखबरी भारत के लिए है, जहां पर भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में खिताब जीत लिया है। भारत ने चीन को 1-0 से मात दे दी है और फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को मात दी है।
एक तरीके से 5वीं बार, रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है भारत ने खिताब और लगातार दूसरी बार ये जीता खिताब भारत की झोली में आया। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ से आ रही है, जहां पर कि हॉकी में भारत ने खिताब जीता है। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, एक बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी खबर लगातार जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है। ये खबर जो सामने आई है वो वाकई इसमें हैरानी नहीं है। हालांकि ये जरूर रहा है कि फाइनल मुकाबले में ये जरूर अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये जो जीत का जो एक कहना चाहिए कि जो अंतर है वो और बड़ा हो सकता था, लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी बात ये रही कि उसने अपने विनिंग जो एक स्ट्रिक थी उसको कहीं भी टूटने नहीं दिया। जिस तरह से हमने देखा था कि ग्रुप दौर से जो भारतीय टीम ने अपने जीत का दौर जो शुरू किया था वो पूरा अनबिटन रहा इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय टीम ने इस खिताब को लगातार दूसरी बार जीता है, जबकि टोटल जो है वो 5वीं बार इस खिताब को भारतीय टीम जो है वो अपने नाम कर चुकी है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये प्रतियोगिता जो थी वो चीन में आयोजित हो रही थी और हम सब जानते हैं कि जब आप अपनी होम कंडीशन के बीच में कोई भी मुकाबला खेलते हैं तो कोई भी टीम किसी भी टीम को कम नहीं आका नहीं जा सकता। और वही खेल जो है वो कहीं ना कहीं चीन ने दिखाया। चीन की तरफ से काफी आक्रामक खेल इस बार सामने रखा गया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से चीन ने पाकिस्तान को हरा करके सेमीफाइनल में फाइनल के लिए जगह बनाई थी। तो ऐसे में भारत के सामने चुनौतियां काफी बड़ी थी, लेकिन उन सब चुनौतियों को दरकिनार करते हुए हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम ने एक कहना चाहिए ऐतिहासिक जीत जो है वो यहाँ पे दर्ज की है, क्योंकि चीन को चीन में हरा करके आगे बढ़ना एक बड़ी बात होती है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से ओलंपिक में भारतीय टीम जो थी वो ब्रॉन्ज मेडल टीम ने जब हासिल किया था तो टीम के हौसले जो थे वो पहले से ही बुलंद थे। और इस बात को इस चैंपियंस ट्रॉफी की जीत ने इस बार फिर से इस बात की तस्दीक की है कि जो ब्रॉन्ज मेडल है या इससे पहले की जो कामयाबी है भारतीय हॉकी टीम की वो यूं ही नहीं है, बल्कि टीम का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो लगातार अप टू द मार्क जो है वो बना हुआ है। और हमने इस प्रतियोगिता में देखा कि किस तरह से भारत ने पहले ग्रुप दौर में टीम को 3-0 से हराया था, उसके बाद टीम जो है वो लगातार जीत की राह पे आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को भी भारतीय टीम ने इसी टूर्नामेंट में मात दी। और आज फिर एक बार कहना चाहिए कि फाइनल में जब भारतीय टीम जब चीन के खिलाफ उतरी तो जो आक्रामक जो खेल का अंदाज था वो टीम का बरकरार रहा। हालांकि भारत ने टीम को 1-0 से हराया, लेकिन जो गेम पर नियंत्रण होता है और जो एक कहना चाहिए जो हर क्वार्टर वाइज जिस तरह से अगर देखा जाए भारतीय हॉकी टीम के खेल को तो वो लगातार उभरता हुआ और नए रूप में जो है वो सामने दिखा। और इसी का नतीजा रहा कि भारतीय टीम जो है वो लगातार दूसरी बार और 5वीं बार इस खिताब को जीतने में कामयाब रही है। जी रेखा। बिल्कुल गौरव, और जिस तरह से लगातार हमने देखा कि पहले के जो 4 शुरुआती 3 क्वार्टर हुए तब एकदम मुकाबला लग रहा था कि दोनों के बीच में लगभग एक समान ही बना हुआ है, और अंत में आते आते इतनी बड़ी खबर और इतनी बड़ी जीत भारत के खाते में आ गई। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें एक तारीफ इस बात की होनी चाहिए कि गेम टू गेम भारतीय टीम जो है वो अपने जो फोकस है गेम पे वो बना करके रखा है टीम ने। हर मैच से पहले टीम की अपनी एक रणनीति होती है, हर टीम के खिलाफ अपनी एक रणनीति होती है। तो उस रणनीति पर कहीं ना कहीं जो टीम थी वो एकजुट होकर के दिखी, क्योंकि कोई भी जीत जो होती है वो तभी आपको मिलती है जब एकजुटता जो हो वो नजर आए, साथ ही साथ आप जिस रणनीति के साथ मैदान पर उतर रहे हैं उसको मैदान पर उसी तरीके से सामने रखते जाए। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं होमवर्क जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस ताज़ा जानकारी के लिए और बड़ी खबर भारत के लिए जो कि फिर एक बार खेल के मैदान से आई है और भारत के खाते में एक और पदक भी आ गया है। लेकिन जो बात यहाँ पर विजय त्रिवेदी जी ने कही, मैं दुष्यंत नागर जी आपका रुख करूँ, लेकिन उसका जवाब मुझे एक बार घनेंद्र जी से ही लेना होगा। घनेंद्र जी, विजय जी ने जो एनालिसिस किया, एक क्या अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा था कि प्रेशर में उनको इसलिए देना पड़ा इस्तीफा कि पॉपुलैरिटी कम हो रही थी? दूसरी बात, इतना समय क्यों लगा? आखिर इतना समय, अगर डिमांड पर ही जाना था तो डिमांड तो पहले दिन से हो रही थी ना, जब से जेल गए थे। तो अचानक से इस मौके पर आकर ये सब फैसले लेना, तो कहीं तो फिर सवाल खड़े होंगे ना घनेंद्र जी। देखिए, दोनों बातों का जवाब देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के सीबीआई ईडी थ्रेटन मॉडल को डिस्ट्रॉय करा पूरी तरह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक फार्मूला बना लिया था कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाओ,
सीबीआई और ईडी से कह के उन्हें जेल भेज दो और फिर उनका इस्तीफा मांगो। इस्तीफा मांगते उनके विधायक खरीद लो, उनकी सरकार तोड़ दो, उनकी पार्टी तोड़ दो। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी का एक खेल था, इसको खत्म कर दिया। और अरविंद, हाँ, ये खेल खत्म हो गया ना। जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या थी, मतलब आज खत्म हुआ है खेल? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या थी कि अरविंद केजरीवाल जी से चुनाव में तो जीत नहीं पाते, चुनाव में तो फील्ड में हार जाते हैं। दिल्ली की 7 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें तो बीजेपी ने जीती हैं। अरे दिल्ली की 7 सीटें पहली बार थोड़ी जीती है, 2014 में जीती थी, 2015 में 6 महीने बाद चुनाव हुआ, 70 में से 70 सीटें। विजय जी को जरा फ्रेम में लाइए। विजय जी ने जो बात कही आपने नहीं सुनी। धनेंद्र जी, एक सेकंड, विजय जी ने यही तो बात कही ना कि चुनाव में ये ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली की 7 सीटें जिताओ, इसका मतलब आप मानोगे कि मैं निर्दोष हूं, और उसके बाद बाकी की लड़ाई होगी। दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज कराई। क्या यही सेटबैक लगा कि हाँ दिल्ली की जनता आप नहीं मान रही है कि मैं निर्दोष हूं? जवाब दूं या ऐसा कुछ था? मैं जवाब देता हूं। आपने बताया 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 7 सीटें जीती, 6 महीने बाद चुनाव होता है दिल्ली में, दिल्ली के लोग 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को जिताते हैं। 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतती है। 2020 में फिर 6 महीने बाद चुनाव होता है, फिर आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीटें जीतती है। 2024 में फिर चुनाव हुआ, फिर दिल्ली ने 7 सीटें दी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की। और 2025 का जो चुनाव होगा, आज लिख के ले लेना, दिल्ली में 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। दिल्ली के लोग बदला लेंगे अरविंद केजरीवाल के अपमान का। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी है भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली का एक एक वोटर भारतीय जनता पार्टी से इस बात का बदला लेगा। भारतीय जनता पार्टी को अरे सुनिए तो सही, 25 में ही चुनाव होगा। वैसे उन्होंने मांग तो नवंबर की है, मतलब विधानसभा भंग नहीं की जाएगी कहने का मैं मतलब कह रहा हूं चुनाव 6 दिन में हो, चुनाव 1 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 6 साल बाद हो, रिजल्ट यही रहेगा। 70 में से 70 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। पहले हमने दिल्ली में कांग्रेस को 0 करा था, अब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 0 करेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानते, अपना भाई मानते। तो और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी तो 0 कर रहे हैं दुष्यंत नागर, बीजेपी को 0 कर रहे हैं, तो आपको क्या कर रहे हैं? कांग्रेस तो शुरू से ही 0 है ना। मैं तो अचंभित ये हूँ, चर्चा करने का राहुल गांधी को समझाना पड़ेगा आपको। नहीं तो 0 पार्टी के साथ टाइप क्यों किया था 2024 में? अचंभित यूं हूं, 0 पार्टी के साथ में नरेंद्र भारद्वाज साहब की पार्टी ने समझौता करके चुनाव क्यों लड़ा? एक एक करके। हाँ भाई मैं तो रीमा जी ये अचंभित हूँ सोच के कि इनको कहूँ इन्होंने लोकतंत्र का गला घोट दिया, या इनको कहूँ जो व्यक्ति ये कहता था। तो आपके ये हैं, हाँ एलआई है, लेकिन अगर ये लोकतंत्र का गला घोटेंगे तो अलायंस कहां बचेगा? आप तो जानते हैं मैं तो अलायंस के समर्थक में रहा हूं। आप तो कहते थे कि मोहल्ला सभा का गठन होगा, वहां से प्रत्याशी का चयन होगा, कोई सुप्रीम पावर नहीं होगी, कोई सुप्रीमो नहीं होगा, सिर्फ कन्वीनर होगा पार्टी का। आपने कल जब मुख्यमंत्री का चयन किया तो आपने नॉमिनेट किया, विधायकों की राय नहीं ली गई, कोई मतदान नहीं हुआ। आपने आज मुख्यमंत्री घोषित किया, मुख्यमंत्री स्वयं बोल रही है। विधायक दल की बैठक हुई आज सुबह। ये विधायक दल की बैठक में क्या किसी ने ये कहा? हाँ। दूसरे व्यक्ति ने अपना दावा पेश किया आतिशी के नाम का। आतिशी के नाम का पहले मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया, उन्होंने एक पर्ची खोल दी जो भारतीय जनता पार्टी जैसे पर्ची खोलती है, इन्होंने घोषणा कर दी। अच्छा, कांग्रेस क्या करती है? उसके बाद में कांग्रेस क्या करती है? 10 जनपद कितने 10 जनपद से मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ। कांग्रेस पर्ची खोलती है? नहीं खुलती पर्ची, चयन होता है, विधायकों की राय ली जाती। कैसे किया था? पीएससी करके किया था? सुक्खू साहब का चयन कैसे हुआ? हाँ पीएससी। खड़गे जी का इलेक्शन कैसे हुआ? नहीं आपने बात ऐसी कही है, कांग्रेस बीजेपी भी पर्ची खोलती है, आप भी पर्ची खोलती है, कांग्रेस क्या करती है ये भी तो बताइए। खड़गे जी का बाकायदा चुनाव हुआ, अभी सिद्धारमैया साहब मुख्यमंत्री बने, विधायकों की मर्जी से राय शुमारी से बने। कांग्रेस की एक परंपरा है, कभी परंपरा नहीं तोड़ती। ठीक है। और हिमाचल में क्या हुआ था? हिमाचल में भी चुनाव हुआ, अच्छा चयन हुआ, चयन में सुक्खू साहब को ज्यादा विधायकों का समर्थन था, सीएम बने। चयन किसने किया वो तो बता दीजिए। भाई प्रभारी तय हुए, 3 प्रभारी गए वहां शिमला और उन्होंने चयन किया। ठीक है। आज लेकिन जो जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदया आई सामने और जो उन्होंने बयान दिया कि मुझे कोई जैसे मातम मना रही हूं, मुझे कोई माला नहीं पहनाएगा, मुझे कोई बधाई नहीं देगा। अरे दिल्ली की जनता खुश है, महिला मुख्यमंत्री बनी है, आपको आगे बढ़ के आना चाहिए। आप तो पहले ही आपने हथियार रख दिए।
तो ये लोकतंत्र का मॉडल नहीं है। धनेंद्र जी, आप मेरे भाई हैं और मैं भाजपा से लड़ने के लिए अब भी आपके साथ हूं, लेकिन आपकी कमियों को मुझे बताना पड़ेगा, आपको गिनाना पड़ेगा, आपको सुधार करना चाहिए। पहले तो राखी बिरला, जब पार्टी खड़ी हुई, राखी बिरला दलित की बेटी, आज राखी बिरला के नाम पे विचार तक नहीं हुआ। आज राखी बिरला को ऐसे कर दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो ये सब चीजें आपको, ये सब बातें बीजेपी बोले तो समझ में आता है, क्योंकि मैं क्यों बोलूंगा, मैं इनका मित्र हूं, मैं बोलूंगा, बीजेपी अपने मित्र को रोकूंगा मैं अगर गलत कर रहा है तो। आप चल रहा है, बीजेपी मोर्चा डट करके उसके खिलाफ में लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। देखिए, पहले 7 में ये हमारे मित्र हैं, जाती है तो फिर ये हमारे मित्र है। हमारी मित्रता कपट की मित्रता नहीं है, और ना हमारी मित्रता पैकेज दे के ली गई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पैकेज 2 राज्यों की छोटी पार्टियों को कांग्रेस पार्टी पैसे दे के गठबंधन किया है, पैकेज दे के गठबंधन किया है। हमारा लोकतंत्र बचाने के लिए अलायंस है, मित्रता लोकतंत्र बचाने के लिए है, लेकिन मुझे मेरे मित्र में कहीं कोई त्रुटि दिखेगी तो मैं सवाल करूंगा। मुझे लगता है अगर इस दिल्ली और तमाम राजनीति में कोई सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी हुई है। आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति के तहत खेल रही है, बीजेपी अपनी रणनीति के तहत, लेकिन आप तो किसी रणनीति का हिस्सा ही नहीं है ना। अगर आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करने के लिए चुनाव लड़ रही है कई राज्यों में, तो क्या बुराई है? लोकतंत्र है जी। अवसरवादी कैसे कह दें हम इनको? इनका अधिकार है। हरियाणा में लड़ रहे हैं, ये कश्मीर में लड़ेंगे, लेकिन देश को बचाने के लिए जहां जरूरत होगी वहां हमारे साथ आएंगे। वही बात, आप अभी देश को नहीं बचाना जी, क्या अभी बात दिल्ली है? में तो नहीं बचाना ना। लोकतंत्र में अगर इनकी सरकार बन जाए हरियाणा में तो मुझे क्या बुराई होगी? मैं तो स्वागत करूंगा आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में लोकतंत्र बचेगा या नहीं? जनता तय करेगी। देखिए, दिल्ली में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन हुआ है, धनेंद्र जी जवाब दीजिए, फिर शिवम जी का रुख करेंगे, फिर विजय जी। देखिए रीमा जी, नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का रिश्ता आज खोल दीजिए, क्या है आखिर, है क्या रिश्ता? मतलब साथ में है नहीं है, दोस्त है नहीं है, दुश्मन है नहीं है, क्या चल क्या रहा है ये? देखिए रीमा जी, अरविंद केजरीवाल जी तो बार बार यही कहते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार है। उस परिवार में शिवम भी आते हैं क्योंकि ये भी दिल्ली के वासी हैं। और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आज तक जो भी वेलफेयर स्कीम्स बनाई वो सबके लिए बनाए हैं। उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, उसमें कोई रिलीजन क्राइटेरिया नहीं है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, इनकी घर की महिलाएं भी जाती है, वो भी फ्री में बस यात्रा करती है, इनके बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। ऐसी कोई वेलफेयर स्कीम नहीं बनाई, सबके लिए, क्योंकि दिल्ली के 2 करोड़ लोग अरविंद केजरीवाल जी अपने परिवार की तरह मानते हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोग अपना बेटा और अपना भाई मानते हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि हम दिल्ली के लोगों के लिए कमिटेड है। हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आतिशी जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस में हम दिल्ली के कोई काम नहीं रुकने देंगे। फ्री बिजली मिलती रहेगी, फ्री पानी मिलता रहेगा, महिलाओं की फ्री में बस यात्रा चालू रहेगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा चालू रहेगी, कोई काम नहीं रुकने देंगे। पॉइंट उनका पॉइंट ये था कि आतिशी जी इतनी दुखी क्यों थी आज बनने के बाद? वो ये पूछ रहे हैं ना कि दुख, वो कह रही है माला मत पहनाओ, मुझे बधाई मत दो, बहुत दुखी दिखी वो दुख किस चीज का था? रीमा जी, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय संयोजक है, हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारे सबसे बड़े नेता ही हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी जब इस्तीफा देने जा रहे थे तो एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दुखी था, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट दिया था, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को सरकार चलाने का आदेश दिया था। और अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफा देने के बाद चाहे मैं हूं, चाहे आतिशी जी हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज हैं, गोपाल राय, सब लोग दुखी थे। आतिशी जी बनी है मुख्यमंत्री, निश्चित तौर पर विधायक दल की नेता है, कल परसों मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी, पूरी पार्टी आतिशी जी के साथ है। और आतिशी जी जो वेलफेयर स्कीम अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करी थी उनको आगे लेके जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिल्ली के लोगों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आतिशी जी लड़ेंगी। केंद्र की सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी दिल्ली के अधिकारों के लिए, हम लड़ाई लड़ेंगे। हम हर तरीके की राजनीतिक, वही बात है ना, लड़ाई लड़ना है, ये लड़ाई की मानसिकता से लड़ाई है। अगर दिल्ली देखिए, मतलब ये कहिए ना, हम तो एलजी के साथ मिलकर काम करेंगे, हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे। रीमा जी, मैं फिर वही इसी बात पे आता हूँ,
मुझे विजय जी से सवाल पूछना है। दिल्ली की सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई थी। ओके। दिल्ली की सरकार को संवैधानिक अधिकार थे। दिल्ली के सरकार के संवैधानिक अधिकारों को छीना गया। दिल्ली सर्विस बिल लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 बच्चों की जो जजों की अध्यक्षता में डिसीजन आया था उसे पलटा गया। और ये अधिकारों का हनन ही तो है। हमारे अधिकार छीन के आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए। ये कैसी सरकार है? अगर सारी ब्यूरोक्रेसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट देगी, सारे काम लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, चुनी सरकार का मतलब क्या रहेगा? चुनी सरकारों के अधिकारों का हनन हुआ है, ये तो देश ने देखा है। अब टेक्निकल पॉइंट ये है, मैं विजय जी से समझना चाहूंगी। विजय जी, ये जो बलिदान और जो देश का बच्चा, मतलब दिल्ली का बच्चा दुखी है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद, मैं ये समझना चाहती हूँ कि टेक्निकल पॉइंट तो ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, आप साइन नहीं कर सकते। एक तरीके से मुख्यमंत्री के जो अधिकार हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो नहीं कर पा रहे थे। मजबूरी में उनको इस्तीफा देना ही पड़ा, क्योंकि अब जब ऑफिस नहीं जा सकते, सिग्नेचर नहीं कर, तो ये सब तो मजबूरी में हुआ है ना, इसमें क्रेडिट क्यों लिया जा रहा है? नहीं तो इससे गणेंद्र जी कहाँ इनकार कर रहे हैं? ये सब तो है ही ना। गणेंद्र जी ने कब इनकार किया इस बात को? बात तो ये है ही। और अब वो जो 5 महीने बचे थे उसमें यदि मुख्यमंत्री के पास अधिकार नहीं हो तो जो अभी नई घोषणाएं करनी होंगी जो भी सरकार के लिए, दिल्ली के लिए, कि भाई चुनावों में फ्रीबीज क्या होना है, क्या और घोषणाएं होनी है, वो 1000 रुपए महिलाओं को देने की योजना, बहुत सारी योजनाएं, वो काम नहीं हो पाता। तो ये एक बड़ी मजबूरी थी कि उसके बिना चुनाव में आप कैसे जाते। ओके, ठीक है विजय जी, एक मिनट, लाइव शॉट्स आ रहे हैं ये मैं जरा दर्शकों को ये लाइव शॉट्स भी हम दिखा दें साथ साथ में। ये एलजी आवाज के शॉट्स हैं जहां पर की तस्वीरें सीधी आ रही हैं वहां से, जहां अरविंद केजरीवाल और अब जो मुख्यमंत्री होंगी आतिशी, दोनों एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये एलजी निवास पर जहां पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, और अब ये तस्वीरें सीधे वहीं से। जी विजय जी। और एक जो बात है वो तो सच है, जो घनन जी भी कह रहे हैं कि भी जो आम आदमी पार्टी है वो अरविंद जी से शुरू होती है, अरविंद जी पर खत्म होती है। तो आप उन्हें सुपर सीएम कहें, सुपर पीएम कहें, व्हाटएवर जो भी कहे वो कह सकते हैं उनको। और आपने कहा कि ये दुष्यंत जी ने बात की कि आतिशी जी क्यों दुखी नजर आ रहे। आप बताइए रीमा जी, जिस दिन आप ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं उस दिन आपके रिजाइन की डेट, लास्ट डेट ऑफ ऑफिस भी पता हो तो खुश होते हो क्या आप? एग्जैक्टली। आप लास्ट डेट जिस दिन ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन लास्ट डेट ऑफ ऑफिस पता हो। तो आतिशी जी को पता है लास्ट डेट ऑफ ऑफिस कब है, ठीक है, कि भाई उन्होंने कह दिया, खुद अरविंद जी ने भी कह दिया कि अगला जब चुनाव होगा तो उसके बाद पार्टी जीतेगी तो वो बनेंगे चीफ मिनिस्टर। बनना कोई भी बने नहीं बने वो उनकी पार्टी का तय है, लेकिन जब आपने लास्ट डेट ऑफ ऑफिस भी तय कर दी ज्वाइनिंग के दिन ही, तो कौन खुश होता है? दुष्यंत जी की बात से एक मुझे बात याद आई। दुष्यंत जी ने कहा कि वो राखी बिरला को याद नहीं किया, तो मुझे लगा दुष्यंत जी शायद ये कह रहे हैं कि अब शैलजा जी हरियाणा में चीफ मिनिस्टर होंगी कांग्रेस की यदि सरकार बनेगी, क्योंकि तो भाई कांग्रेस ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया दलित समाज से। नहीं, लेकिन वहां पर्ची नहीं होगी ना, वहां कोई और विजय भाई, पर्ची नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। दलित के लिए सपोर्ट है, उनका मन जो है उनके साथ है, तो मतलब वो शैलजा जी के रेफरेंस में भी इस बात को कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया, बधाई देनी चाहिए आतिशी जी को, अभी हो जाएगा उनका शपथ ग्रहण, जब भी होगा, कल होगा या जो भी कार्यक्रम होगा। और अच्छा, दिल्ली में तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल गई। आपने जो एक बात कही वो बहुत अच्छी बात है कि ये लड़ाई का कॉन्सेप्ट क्यों है कि एलजी से लड़ेंगे, एलजी के साथ मिलकर क्यों नहीं काम करेंगे, एलजी और वो दोनों मिलकर काम करें और दिल्ली को आगे बढ़ाएं, किस तरह से करें। लेकिन जो हमारे मित्र हैं शिवम जी, वो जो खुश हो रहे हैं, मैं तो उनकी चिंता कर रहा हूँ। वो किस बात पर खुश हो रहे हैं? उनको तभी पार्टी का नेता ढूंढना है, बाकी कार्यकर्ता वोटर तो बाद में आएगा। जो पार्टी 28 साल से सरकार से बाहर हो, बची कुछ 15 साल की एमसीडी से भी निकल गई हो, वो किस चीज को ढूंढ रहे हैं? वहां पर आतिशी जी बन जाए, वहां अरविंद जी रहे, सौरभ जी हो जाए, आपके लिए कोई लड़ने वाला है कैंडिडेट? ठीक है, पार्टी का एक नेता नहीं है। और हमारे पैनल में जितने लोग बैठे हैं, यदि शिवम जी समेत 10 सेकंड में 7 एमपी के भी नाम बता देने बीजेपी के जो खड़े होते हो, तो भी मुझे ब्रेक लेना है, इतनी देर में लगता है गूगल हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शिवम छाबड़ा का रुख करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए 5 की पंचायत। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए शिवम छाबड़ा जी,
7 सांसदों के नाम तो मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, आपने बिल्कुल कर ही पूछिए लिया भाई, होगा। कमाल है। मतलब इसमें 10 कोई सेकंड में बताना इसमें था। कोई मेरे को अपने 7 नेताओं के नाम बताने में ना कोई मेरे को 7 सांसदों के 10 सेकंड मुझे अरे भैया काहे आम आदमी पार्टी टाइप की हरकतें कर रहे, बात तो सुनो पूरी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे दिल्ली के 7 सांसद, और मैं फिर कह रहा हूँ विजय जी, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं इस बात पर मुझे दुख, और मैं आप मेरी मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की जो ये लगातार जिस प्रकार का नैरेटिव ये बिल्टअप करने की कोशिश करता है ना, उसमें मुझे हंसी आती है। कभी कभी तो कांग्रेस के साथ कहते हैं कि हम साथ हैं, फिर बोलते हैं हम आपके हैं कौन। अब आप कल्पना करिए, कल्पना करिए भाई, लेकिन शिवम छाबड़ा जी आप कहां खड़े हैं दिल्ली में? मैं हम दिल्ली में 7 सांसद, विजय जी ने वो पॉइंट रेज किया। दिल्ली में 14 में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, 19 में भी भारतीय जनता पार्टी के 700 सांसद जीते, 24 में भी 24। ये बात सत्य है, मैंने कहा ना, इसके बहुत सारे कारण हैं, इसमें कहीं को दो राय नहीं कि हमारी भी कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप दिल्ली को बर्बाद कर देंगे 10 साल में। भाई मेरी कमी के कारण आप दिल्ली की बर्बादी तो नहीं कर सकते ना, लेकिन जनता इसका तो चुन रही है ना बार-बार। ठीक है, स्वीकार है ना, मैंने कहा ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मेरे को इस बात का विश्वास है कि इस बार चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को पटखनी देगी। इस प्रकार की भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं ना रहित राजनीति हम जो लगातार हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं आप बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, मुझे एक नेता का आरोप बताइए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नेता के ऊपर, मंत्री के ऊपर में जो आपने लगाया हो। कल्पना करिए भाई, आप कुछ भी जिसका जो मन करता है बोलता है। शराब के नशे के अंदर में आपने दिल्ली को ढसकोर के रख दिया, दिल्ली के अंदर गली गली में शराब के ठेके खोल दिए, आपको शर्म नहीं आ रही। दिल्ली के अंदर सड़कें बनाने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर सड़कें नहीं बनाई साहब, दिल्ली के अंदर खड्डे बना दिए। आप देखिए ना, मानसून ज्यादा दूर नहीं निकला है रीमा जी, ज्यादा दूर से नहीं निकला है। हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, आप वेलकम कर रहे हैं आतिशी का या नहीं? मतलब महिला मुख्यमंत्री बनी, मैंने तो मेरे लिए वेलकम कर रहे हैं उनको। रीमा जी, मैं तो शुभकामना ये दूंगा कि अपने वेग से अच्छा काम करे, दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम करे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, किसकी छाया के अंदर अल्टीमेटली आतिशी काम करेंगी ये उनको तय करना है। क्या एक भ्रष्टाचारी की छाया के अंदर वो काम करना चाहती है, उनको तय करना है भाई। अभी भी अपने मुख से वो यही कह रही हैं कि साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे, तो ये तो किसको आखिर किसको बेवकूफ बनाने की स्थिति है भाई, किसको बेवकूफ बनाने की स्थिति है, इसका जवाब देना। मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जो करना करिए, आप घर में बैठ करके आप किसी को मुख्यमंत्री बनाइए, मंत्री बनाइए, संतरी बनाइए, आपके इस सवाल का जवाब तो आप देंगे, लेकिन साथ में एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि स्वाति मालीवाल, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया, और सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि बीजेपी ने भी, उन्होंने एक तरीके से दिखाया कि आतिशी की मानसिकता, उनके परिवार, मतलब ये दिखाने की कोशिश हुई कि कम्युनिस्ट मानसिकता के तहत और अफजल गुरु की फांसी की सजा को खत्म करने के लिए, मतलब ये सारा बैकग्राउंड सामने आज लाया गया, और किसी और की तरफ से नहीं, आप ही की पूर्व नेता की तरफ से और सांसद की तरफ से। अब ये तमाम सवाल जब खड़े होंगे तो जवाब क्या आएगा फिर? रीमा जी, मेरा ये मानना है कि जब आप किसी के खिलाफ आपके पास कुछ नहीं होता, कुछ लॉजिकल नहीं होता, तो आप उसकी पर्सनल चीजों पे चले जाते हो। और जिस तरीके से स्वाति मालीवाल, नहीं, लेकिन ये पर्सनल नहीं है। स्वाति मालीवाल ने स्क्रिप्ट पढ़ी, वही स्क्रिप्ट सुबह से सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता पढ़ रहे, क्योंकि वो बीजेपी के हेडक्वार्टर से आई है। और हम बार बार कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है एक राजनीतिक हथियार के रूप में, और स्वाति मालीवाल को हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप केवल आरोप, मालीवाल इस्तीफा दे पार्टी से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोले। स्वाति मालीवाल के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा मेंबर बनाया। चीखने से आप सच्चे नहीं हो जाते, चीखने चिल्लाने से आप सच्चे नहीं होते। जो आरोप स्वाति मालीवाल जी ने लगाया है उसका खंडन कीजिए, क्या वो सही है गलत है? अब वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, आम आदमी पार्टी की नेता है, कहां से आई कहां से नहीं आई, ये सेकेंडरी इशू है। आपने जो उन्होंने विषय छेड़ा, क्या आप उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते? जवाब दीजिए देश की जनता को। काय को बेकार क्या बोला खींच कर रहे हैं? स्वाति मालीवाल और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता यही समझ में आ गया। अरे भैया, मालीवाल की किसी का रिश्ता मत समझिए, लग रही है, आपकी पार्टी की लग रही है, अभी मैं आपके ऊपर भी आऊंगा, सांसद है, अभी आपके ऊपर भी आऊंगा, दिल्ली महिलाओं की अध्यक्ष रही,
अब आपके ऊपर भी डिसऑन कर रहे हैं। अब डिबेट ऐसी चलानी है, बदमाशों ने उनको मार डिबेट दिया, ऐसी चलानी है तो ऐसी चलाएंगे। किसान अत्याचार के खिलाफ अब आपकी डिबेट खराब होने का समय शुरू हो गया, ऐसी चलाएंगे। अब शिवम छाबड़ा बोल के दिखाएं, अब शिवम छाबड़ा बोल के दिखाएं। अगर ऐसी चलानी तो मैं ऐसी चला लूंगा। मैं बहुत बड़ा, अगर आप सोचोगे आप चिल्लाओगे, मैं बहुत ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ और मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। एक एक करके बात, अगर ऐसे तरीके से डिबेट चलानी हो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे। देखिए दुष्यंत नागर जी भी वेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश को ज्ञान बांटते हैं और देश को ज्ञान बांटने के बाद काम क्या करते हैं, सुन लीजिए काम क्या करते हैं। अरे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, मैं सुन तो लीजिए रीमा जी, एक बात से मेरा ऑब्जेक्शन है, आपकी एक बात से मेरा ऑब्जेक्शन है, सुनिए ना। मैं सारी बातों का जवाब नहीं, मैं भी कुछ कह रही हूँ ना। मेरा एक काउंटर सवाल है। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को सांसद बनाया, अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को ये किया वो किया, मतलब तमाम चीजें। स्वाति मालीवाल को पहले दिन से हमने भी देखा है और हमने भी आम आदमी पार्टी का उत्थान भी देखा, बनना जब वो बननी शुरू हुई उससे पहले जो भी आंदोलन था वो तमाम चीजें। स्वाति मालीवाल ने भी अपना जीवन और खून पसीना लगाया ना इस पार्टी को बनाने में। तो आप जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उनको सब कुछ दिया, भाई उन्होंने काम किया तभी दिया ना, या ऐसे ही दे दिया था? और अगर ऐसे ही देना होता तो मतलब क्यों दिया जाता है ऐसे ही? फिर तो सवाल ये भी खड़ा होगा कि किसी को भी उठा के सांसद बना देंगे क्या रीमा जी, अगर उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा पार्टी में? तो रीमा जी, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि स्वाति मालीवाल जी को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का सांसद भेजा, उनके काम का फल मिला ने भेजा, ठीक है। वो जिस तरीके से कह रही है कि मॉरलिटी की बात करिए, मॉरलिटी तो ये होती है कि जिस दिन आपने अरविंद केजरीवाल जी के घर में इस तरीके जाकर ड्रामा रचा था, जिस दिन आपने अरविंद केजरीवाल जी और वैभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट रखी थी, आप उस दिन इस्तीफा दे देती। आज भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है वो, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर काम कर रही है। अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता, इस्तीफा दे दे। रही बात, दूसरी बात मैं शिवम की करता हूं, ये मैं थोड़ी कहता था, ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले ज्ञान बांटते भ्रष्टाचार पे, हेमंत बिस्वा शर्मा मैं नहीं कहता था, मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचारी है जेल भेजूंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं थोड़ी कहता था, मोदी जी कहते थे अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई स्कैम कर दिया, मैं जेल भेजूंगा, उसे मुख्यमंत्री बना दिया। मैं थोड़ी कहता था कि शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है, मोदी जी कहते थे उसे वहां पे विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। मैं थोड़ी कहता था कि नारायण राणे भ्रष्टाचारी है, उसे केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया। ये तमाम वो लोग हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और बाद में मोदी जी ने रेड कारपेट बिछा के सबको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से बोल रहे हैं? इनको भ्रष्टाचार पे बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। कोर्ट का नाम की एक चीज है, सर्वोच्च अदालत नाम की एक चीज है। सर्वोच्च अदालत अगर किसी को सुनिए नहीं, किसने बरी कर दिया नारायण राणे को, किसने बरी कर दिया छगन भुजबल को, किसने बरी कर दिया शुभेंदु अधिकारी को, किसने बरी कर दिया हेमंत बिस्वा शर्मा को? बताओ तो सही, कौन सी अदालत है? अदालत और कानून उसके हिसाब से देश चलता है ना। अरे कानून ने तो केजरीवाल जी को बेल दिया, हमारी बेल मानने को तैयार नहीं है। बरी कर दिया, कौन मना कर रहा है? बरी कर दिया क्या? हमारी बेल मान, अरे बरी ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल शुरू करो ना। ट्रायल तो नहीं शुरू कर रहे 2.5 साल से, क्योंकि ट्रायल शुरू करेंगे विटनेस चाहिए होगा, मनी रिकवरी दिखानी पड़ेगी, मनी ट्रेल दिखानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं है सिवाय मोदी जी ने झूठी कहानी लिख के भेज दी कि डाल दो अरविंद केजरीवाल को जेल में, डाल दो। अब कराओ ना ट्रायल। 2.5 साल हो गए, इनकी सीबीआई ईडी एफिडेविट देके आई थी जस्टिस खन्ना की कोर्ट में कि 6 महीने में ट्रायल खत्म कर देंगे, क्यों नहीं ट्रायल शुरू करा? ठीक है, जवाब दीजिए शिवम छाबड़ा। पहली बात तो ये है कि बरी करने की स्थिति, क्या अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया क्या? जिस प्रकार जश्न कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से छूट करके आए हैं, कंडीशनल बेल मिली है, मत भूलें। कंडीशनल बेल का अर्थ यह है कि 10 लाख का मुचलका दिया उन्होंने, उनको हर हफ्ते जाकर के 2 बार आईओ के सामने पेश होना पड़ेगा। इसको डिनाई कर रहे हैं क्या? अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कर दिया, बोले विदेश की यात्रा नहीं करेंगे बिना कोर्ट की अनुमति के। ये कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और जेल में भी रहे तो कोर्ट के आदेश पर रहे, भारतीय जनता पार्टी या रीमा पराशर या विजय त्रिवेदी या किसी और की आदेश पर नहीं रहे। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर उनके खिलाफ में जो आरोप थे, जो आरोप लगाए हैं, जो ईडी सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी है, उसके अंदर उसका सब्सटेंशियल मामला है, तो कहीं ना कहीं उसके आधार पर किया है। ठीक है, इसको डिनाई नहीं करते सर आप। लीगल प्रोसेस होता है। ठीक है शिवम, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद लौटती हूँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए 5 की पंचायत। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।
दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए जल्दी से, अब क्योंकि वक्त की बाधा है, मैं तुरंत दुष्यंत नागर जी आपसे आपकी स्ट्रेटेजी पूछना चाहती हूँ। अब आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि गिव अप कर दिया है या अब लग रहा है कि हाँ मतलब एक हाथ बढ़ाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ में नेशनल अलायंस है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, सम्मानित साथी है। लोकसभा में, लोकसभा के चुनाव में अलायंस रहा है और हमारा बिल्कुल ऐसा मानना है खत्म हो गए चुनाव, जब भी जरूरत पड़ेगी आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। रही बात घनेंद्र जी ने जो कहा, उस बात में बिल्कुल दम है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार को अस्थिर करके, मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को जेल में डाल के सरकार गिराने का प्रयास किया था, लेकिन भाजपा के उस मॉडल को अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दिया। ये बिल्कुल एकदम सच्चाई है। एक घंटे के शो में आपने अपना वर्जन ही चेंज कर लिया। नहीं, मैंने वर्जन चेंज नहीं किया। पहले आपने मैं सत्य को सत्य कहता हूँ। आम आदमी पार्टी ने कितना गलत किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर तरीके में हमें बनाने में कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी की थी, याद कर लेना चाहिए। रीमा जी, मैंने मुख्यमंत्री नहीं, मैं बदला नहीं हूँ जी, मैं वहीं पे हूँ। मैंने मुख्यमंत्री महोदया ने नवनियुक्त ने जो शब्द बोले, मुझे उनसे आपत्ति थी। ठीक है, मेरी सिंपैथी या मेरा पसंद आप राखी बिरला थी, वो मैंने अपनी बात रखी। आपकी पसंद राखी बिरला? बिल्कुल मेरी पसंद, एक दलित होने के नाते राखी बिरला को मैं चाहता था, राखी बिरला सीएम बनेंगी। पर ठीक है, उन्होंने चुना है तो उनको मैं बधाई देता हूँ। ठीक है, आतिशी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आतिशी के चयन, भाई वो बहुत अच्छे अंतर से 2 चुनाव लगातार जीती, 3 चुनाव जीती, होनहार हैं, जमीन से जुड़ी हैं और एक दलित वर्ग की लीडर है। और देश में दलितों की संख्या के आधार पे हम चाहते हैं कि नेतृत्व में भी आगे आए। तो वो एक मेरा पर्सनली एक चॉइस थी, लेकिन मैं घनेंद्र जी के साथ हूँ। एक मिनट, सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल को ही रहना है तो आतिशी मतलब डमी रहेंगी या वाकई में कुछ काम कर पाएंगी? क्योंकि आपने महिला मुख्यमंत्री ये टैगलाइन तो दे दी, लेकिन महिला के हाथ में पावर होगी भी या नहीं होगी? देखिए, निश्चित तौर पर आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री अब बनेंगी। विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना। अरविंद केजरीवाल जी की प्रॉपर गाइडेंस उनके साथ रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी के विजन को आगे लेके जाना, और जो अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए जो जन कल्याणकारी काम शुरू करे उनको कैरी ऑन करना, ये आतिशी जी की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में फ्री बिजली लोगों को मिलती रहे, फ्री पानी मिलता रहे। लेकिन जब चुनाव होंगे और अगर आम आदमी पार्टी को फिर जनता चुनेगी तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे, तब आतिशी नहीं होंगी। कहने का मतलब कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने ये शपथ ली है कि हम चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारे कार्यकर्ता, आतिशी जी से लेके सौरभ भारद्वाज जी से लेके संदीप पाठक से लेके तमाम लोग इसी काम में लगे हैं कि कार्यकर्ता कि अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार उनकी सरकार। अच्छा, सौरभ भारद्वाज मुझे थोड़े से अपसेट से नजर आया आज। उनसे जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात भी नहीं की, अपना शीशा भी नीचे नहीं किया। देखिए, कुछ अभी से शुरू हो गया है क्या? देखिए रीमा जी, मैं फिर कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता इस बात को लेके कमिटेड है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। हम काम में लगे हैं और मैं फिर कह रहा हूं कि 70 में से 70 सीटें इस बार दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को देंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने करा है, जो उन पर झूठे आरोप और गंदे आरोप लगाए, उनका जवाब दिल्ली की जनता वोट। सभी खास मेहमान आप हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए दिल्ली में अब जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी कल या परसों, अभी ये समय तय नहीं हुआ है जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, लेकिन पूरी तरह से ये साफ कर दिया गया है कि सुपर सीएम यानी कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल होंगे। और अब आगे जो भी फैसले लिए जाएंगे वो सब
अरविंद केजरीवाल की तरफ से होंगे। आज 5 की पंचायत में इतना ही, लेकिन आपको जरा हम उड़ीसा यात्रा पर, प्रधानमंत्री सबसे पहले जब आवास योजना के लाभार्थी के घर पहुंचे भुवनेश्वर में, तो एक जो आवास बना है, प्रधानमंत्री ने परिवार वालों से बात की, उनसे जाना कि पक्के आवास में रहने का अनुभव कैसा होता है। इसके अलावा उन्होंने अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से भी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी ली। लाभार्थियों के अनुभव सुने, आइए जरा देखते हैं।